लो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी बच्चों का तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी बच्चों। सबसे पहले आप सभी को इस नए यूट्यूब चैनल मोरिया पाठशाला में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आप सभी बच्चे ने बहुत सारे प्यार दिए बच्चों, जिसके कारण बच्चों 1 के सब्सक्राइबर पूरा हुआ। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सभी ने इतना प्यार दिए बच्चों। आप सभी बच्चे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपना अपना 10th क्लास के क्रैश कोर्स के माध्यम से अपना अपना तैयारी करेंगे बच्चों, जिसमें मैथ का, बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, एसएसटी का, संस्कृत, हिंदी का बच्चों सभी बच्चे तैयारी करेंगे। और जो आपको लक्ष्य दिया गया, जो 450 प्लस लाने का बच्चों, उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ये बिल्कुल हमें उम्मीद है बच्चों कि आप सभी बच्चे इस लक्ष्य को पूरा करेंगे और निश्चित तौर पर ही करेंगे बच्चों। इसमें कोई कहने की बात नहीं बच्चों। जिस प्रकार से मेहनत हो रही है, जिस प्रकार से आप सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, निश्चित तौर पर बच्चों ये लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है बच्चों। ये आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बच्चों, लाइफ प्रोसेस पर बात करेंगे, क्योंकि लाइफ प्रोसेस का जो पहला चैप्टर था बच्चों पोषण, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग दूसरा चैप्टर पर बात करेंगे, श्वसन यानी बच्चों रेस्पिरेशन पर बात करने वाले हैं। आइए हम लोग जानेंगे बच्चों रेस्पिरेशन के बारे में, क्या होता है बच्चों, इसके बारे में हम एक एक करके जानने वाले हैं बच्चों। श्वसन के बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी आज के लेक्चर का, आज का दूसरा लेक्चर होने जा रहा है। पहला लेक्चर हम लोग बात कर चुके हैं बच्चों, आज हम लोग दूसरा लेक्चर पर बात करने वाले हैं। आइए हम लोग एक एक करके बात करते हैं बच्चों। यानी बच्चों सबसे पहला श्वसन की बात करें बच्चों, क्लास 10th का बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान पर बात करेंगे। पूरा अध्याय इसी के अंदर हम लोग समाप्त करने वाले, एक ही लेक्चर के अंदर श्वसन से रिलेटेड सभी बातों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ बच्चों हम लोग फोटो के साथ सब एक एक बातों को समझेंगे, डायग्राम के मदद से एक एक बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सभी बच्चे इस लेक्चर को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। जो भी बच्चे अभी तक जो पहला लेक्चर नहीं देखे हैं, वो सभी बच्चे उस लेक्चर को जाकर देख लेंगे बच्चों। उनके साथ साथ मैं बता दूं बच्चों कि थोड़ा सा पहले आपको थ्योरिकल पोर्शन पढ़ा दिया जाएगा, उनके बाद ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव पर, और वही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पर बात करने वाले हैं बच्चों, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको पूछने देखने को मिलेगा, पूछे जाएंगे। उन सभी पर एक एक करके हम लोग बात करेंगे। और याद रखना बच्चों, वही आपको कराया जाएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। आइए हम लोग बात करते हैं बच्चों, एक एक करके सभी बातों पर चर्चा करेंगे। श्वसन से रिलेटेड बातों पर चर्चा करते हैं। आप सबको मालूम होगा कि श्वसन ही सबसे बड़ी चीज है बच्चों। श्वसन यदि आप को नहीं मिला, हमको नहीं मिलेगा, तो क्या हम लोग जिंदा रह पाएंगे? क्या संभव ही नहीं है बच्चों। याद रखना, सजीव को होने के लिए सबसे बड़ी, याद रखिएगा, सबसे बड़ी एक विशेषता होती है जिसका नाम है बच्चों श्वसन। और श्वसन ना हो तो क्या हम लोग जिंदा रह पाएंगे? क्या हम लोग टिक पाएंगे? क्या? और देखिएगा, जब भी कोई व्यक्ति मरने लगता है तो इस बात का पता चलता है कि इसका सांस चल रहा है या नहीं चल रहा है। देखिएगा, डॉक्टर सब भी याद रखिएगा इनके स्पीड को मापने का काम करता है कि ये चीज चल रहा है या नहीं चल रहा है बच्चों। नहीं चलेगा तो बिल्कुल वो खत्म हो गया, चल रहा है तो जिंदा है, तो उसका इलाज किया जाए बच्चों। तो याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, और वो याद रखिएगा बच्चों, वो श्वसन से रिलेटेड बातों पर हम एक एक करके बात करते हैं। आइए हम लोग पहला जानेंगे बच्चों, रेस्पिरेशन क्या है बच्चों, श्वसन किसे कहते हैं, इस पर बात करेंगे। और उनके बाद श्वसन के 2 प्रकार होते हैं बच्चों, आप सबको मालूम होगा श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, वायवीय और यानी अवायवीय श्वसन की बात करेंगे। यानी बच्चों आप सभी को मालूम होगा वायवीय श्वसन के बारे में भी, अवायवीय श्वसन के बारे में भी सभी बच्चों को मालूम होगा। तो सभी बच्चे आइए हम लोग आज बात करने वाले इस लेक्चर के अंतर्गत, आइए सबसे पहला जानेंगे श्वसन के बारे में, तब उनके बाद हम लोग बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला हम लोग जानना है बच्चों, रेस्पिरेशन के बारे में जानेंगे। क्या होता है बच्चों, क्या होता है रेस्पिरेशन, इनके बारे में हम लोगों को जानना है बच्चों। श्वसन क्या होता है, इनके बारे में जानना है। आइए हम लोग एक एक करके जानते हैं इन सभी चीजों के बारे में बच्चों। सबसे पहला आप सभी बच्चों को मालूम होगा कि भोजन हम लोग करते हैं। क्या भोजन करते हैं तो भोजन टूट कैसे जाता है, एनर्जी बन कैसे जाता है, याद रखिएगा बच्चों। और भोजन एनर्जी तब बन सकता है जब हमारे पास क्या प्रेजेंट हो, याद रखिएगा ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या हम भोजन कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चे? संभव ही नहीं है, क्योंकि भोजन तभी हम लोग कर सकते हैं जब हमारे पास क्या हो बच्चों, ऑक्सीजन हो। मगर कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिन जीवों में बिना ऑक्सीजन का भी भोजन बनाने का काम करते। जैसे कुछ जीव की बात करें, जैसे बैक्टीरिया का नाम सुने होंगे, ईस्ट का नाम सुनेंगे। ये ऐसे जीव मेरे प्यारे बच्चे पाए जाते हैं जो, याद रखिएगा, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति का भी भोजन बना लेते हैं। तो उस पर भी बात करेंगे बच्चों। हम लोग आज पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में, समझिएगा इसका एक डिफिनेशन बच्चों। कहता श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन लेकर भोजन को तोड़ता है। यही तो मेन चीज है, भोजन को क्या करता, तोड़ता है और
ऊर्जा बनाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन के रूप में जानते हैं बच्चों। उनके बाद आपसे पूछा जाएगा, इनका 3 चरण होता मेरे प्यारे बच्चे। कितने चरण? 3 चरण होता, जो आपको मालूम होगा बच्चे। पहला चरण की बात करेंगे, याद रखिएगा, श्वास लेना की बात करें, जो ऑक्सीजन अंदर लेता है। उनके बाद हम लोग बात करेंगे ऑक्सीकरण, जो कोशिकाओं में भोजन प्लस O2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊर्जा को बनाने का काम करेगा। उनके बाद बच्चों छोड़ना भी होता है, सांस को जो बेकार होता है, जिसका कोई यूज नहीं होता, जो गड़बड़ होता है, उसको निकालने का भी तो प्रयास करेंगे, वो उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने का कार्य करता है। ये 3 चरण होता है मेरे प्यारे बच्चे, याद रखिएगा। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आया? सभी बच्चों को जब समझ में आया, सभी बच्चे एक बार थम्स अप करेंगे कि सभी बातों को हम समझ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों, इनके टाइप्स पर बात करेंगे, इनके प्रकार पर बात करेंगे, कौन कौन से इनके प्रकार होते हैं। तो अभी आपको बताएं बच्चों, 2 प्रकार के होते हैं, याद रखना बच्चों। 2 प्रकार में, सभी प्रकारों पर हम एक एक करके बात करेंगे। पहले आपके सामने ये है बच्चों कि श्वसन के प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें बच्चों, तो पहला श्वसन का प्रकार होगा वायवीय श्वसन, दूसरा होगा अवायवीय श्वसन, जिसको कह सकते हैं बच्चों एरोबिक, और दूसरा को कहेंगे याद बच्चों रखिएगा एनएरोबिक श्वसन के बारे में जानेंगे। पहला क्या होगा, एरोबिक, दूसरा होगा एनएरोबिक श्वसन के बारे में जानेंगे। इनके बाद बच्चों हम लोगों को बात करना है, दूसरा पॉइंट पर बात करना है बच्चों, क्या है, वायवीय श्वसन और एरोबिक श्वसन के बारे में जानेंगे बच्चों। आप सभी बच्चों को ये बात मालूम होगा कि ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज किसके प्रेजेंस में बच्चों, याद रखना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बच्चों, याद रखना, ये भोजन टूटेगा, याद रखिएगा बच्चों। दूसरा होता है CO2 यानी बच्चों सॉरी O2 जो ऑक्सीजन होता बच्चों, और याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल और उनके साथ एनर्जी बच्चों, याद रखिएगा, बनाने का कार्य करती है। ये करेगा कि नहीं करेगा बच्चों? और जब तक ऑक्सीजन ना हो तो क्या लगता है आपको ये चीज संभव है मेरे प्यारे बच्चे? संभव बिल्कुल नहीं है बच्चों। उनके साथ साथ आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के टुकड़े यानी टूटने, जो टुकड़े होते हैं, टूटने और ऊर्जा बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, एरोबिक श्वसन कहते हैं। जब तक बच्चों भोजन टूटेगा नहीं तो याद रखना ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं होगा, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। मगर ये टूटने का काम किनके प्रेजेंस में होगा, किनके उपस्थिति में होगा मेरे प्यारे बच्चे? वो होगा किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में। और O2 ना हो तो क्या आपको लगता है बच्चों भोजन टूट पाएगा, भोजन ये एनर्जी में कन्वर्ट हो पाएगा? संभव ही नहीं है बच्चों। कुछ विशेषता पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्या होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है बच्चों। एरोबिक श्वसन की विशेषता की बात करें तो यहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, आप सभी बच्चों को माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मालूम होगा बच्चों कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। और याद रखिएगा बच्चों, ये पावर हाउस ऑफ सेल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम पूछे तो याद रखना बच्चों, ये डायग्राम किसका होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम होता है। किसका डायग्राम होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 लेयर होता है, एक बाहर की ओर, एक अंदर की ओर। जो अंदर की ओर होता है वो फिंगर टाइप स्ट्रक्चर के जैसा होता है मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना। और क्या होता है, अधिक ऊर्जा बनती है, बिल्कुल बात सही है बच्चों। और उत्पाद की बात करें तो याद रखना CO2 प्लस H2O की बात करें बच्चों, ये होता है। आइए, आशा करते हैं कि ये बात सभी बच्चों को समझ में आ चुका होगा। सभी बच्चे एक बार इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में और एक बार इस लेक्चर को सब्सक्राइब और लाइक कर, जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं बच्चों वो कर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर कर देंगे। जिस तरह से आप सभी बच्चे इतना प्यार दिए, और बच्चों थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा शेयर करने की आवश्यकता है मेरे प्यारे बच्चे। आइए हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, जिस एनर्जी के साथ बच्चों हम लोग स्टार्ट किए हैं वही एनर्जी रहना चाहिए। वो एनर्जी खत्म हो जाएगा तो फिर दिक्कत वाली बात है। और जिस एनर्जी के साथ आप पढ़ने के लिए स्टार्ट किए हैं वही एनर्जी के साथ आप पढ़िए। यानी बच्चों की याद रखिएगा, जो आप तैयारी कर रहे हैं, जो टारगेट आपको दिया गया 450 लाने का, वो गारंटी के साथ बच्चों आना चाहिए। और वो मेहनत करने के बावजूद ही होगा बच्चों। और तो हम लोग मेहनत करेंगे, क्यों नहीं मेहनत करेंगे बच्चों? आइए, आप सभी बच्चे मेहनती बच्चे हैं और बिल्कुल संभव है बच्चों, याद रखिएगा। अब इसके अंदर एक पॉइंट पढ़ने को मिलेगा बच्चों, किण्वन। किसकी बात करेंगे बच्चों? हम लोग किण्वन की बात करेंगे। आप सभी बच्चों को किण्वन के बारे में मालूम होगा बच्चों। क्या होता किण्वन, इनके बारे में समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे। कहता जब सूक्ष्म जीव जैसे कि ईस्ट या कुछ बैक्टीरिया ऑक्सीजन के बिना भोजन या शक्कर को
तोड़कर ऊर्जा बनाते हैं उसे किण्वन कहते हैं। उसे क्या कहेंगे बच्चों? किण्वन के रूप में हम लोग जानते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम लोग जानते हैं बच्चों, उदाहरण के रूप में रोटी और केक फुलाने में किण्वन का उपयोग होगा, दही जमाने में भी किण्वन का उपयोग होगा, शराब बनाने में भी किण्वन का उपयोग होगा, इडली और डोसा को भी बच्चों बनाने में किसका उपयोग होगा? याद रखिएगा सभी बच्चे, किण्वन का उपयोग होगा या नहीं होगा? सभी बच्चे जवाब देंगे होगा या नहीं होगा बच्चों। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे बच्चों? याद रखिएगा ये वायवीय शोषण के बारे में कुछ बच्चों इक्वेशन पर बात कर लेंगे बच्चों, जो लैक्टिक एसिड की बात करता है। समझिएगा मेरी बातों को बच्चों। ग्लूकोज हमारे पास है, क्या हमारे पास? ग्लूकोज है। और याद रखिएगा डिहाइड्रोजनेज के कारण बच्चों याद रखना ये क्या होगा? लैक्टिक एसिड बनेगा, और लैक्टिक एसिड प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? ऊर्जा बनाने का काम करेगा बच्चों। पहला पॉइंट। दूसरा है बच्चों, ग्लूकोज क्या होगा बच्चों? यही डिहाइड्रोजनेज के कारण बच्चों याद रखिएगा क्या होगा बच्चों? इथेनॉल की बात करेंगे, इनके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, और क्या बनेगा बच्चों? ऊर्जा की बात करेंगे। ये बनेगा या नहीं बनेगा बच्चों? और याद रखिएगा एक अल्कोहली है बच्चों, और एक लैक्टिक का बात करेंगे बच्चों। ये दोनों बात आप सभी बच्चों को समझ में आ चुका होगा बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। आइए ये बात भी आप सभी बच्चे समझे होंगे बच्चों। उनके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चे, वो बात उनके बाद बात करेंगे अवायवीय शोषण यानी एनएरोबिक शोषण की बात करेंगे। आइए क्या होता है एनएरोबिक शोषण के बारे में आइए हम लोग एक एक करके समझेंगे। सभी बच्चे एनर्जी में है या नहीं बच्चों? सभी बच्चे एनर्जी में है कि नहीं बच्चों? सभी बच्चों को क्या ये लेक्चर अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा? सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी बच्चे कैसा लग रहा है आप सभी बच्चों को ये लेक्चर? सभी बच्चे फास्ट में बताएंगे कमेंट बॉक्स में बच्चों। आइए आइए हम लोग बात करेंगे बच्चों, ऑक्सीजन न होने पर, याद रखना बच्चों, ऑक्सीजन न होने पर भोजन के टूटने और कम ऊर्जा बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? एन एरोबिक के रूप में जानते हैं बच्चों। किस रूप में जानते हैं? एन एरोबिक शोषण के रूप में जानते हैं। क्या आप जब शोषण था, बात को समझिएगा, जब बच्चों ऑक्सीजन प्रेजेंस था, ऑक्सीजन था, तब भोजन का टुकड़ा आसानी से बन गया, तो क्या बोले थे? जब शोषण था, शोषण सॉरी कहते शोषण, ये ऑक्सीजन था तो शोषण की क्रिया में ऑक्सीजन था तो बच्चों याद रखिएगा भोजन आसानी से टूटा, और टूटने के परिणाम स्वरूप ऊर्जा बना। मगर ऑक्सीजन ना हो तब क्या होगा? कुछ तो होगा। जब ऑक्सीजन ना हो बच्चों तो ये ऊर्जा रखिएगा, ऊर्जा कम, यानी कम ऊर्जा बनने की प्रक्रिया, यानी तब ऊर्जा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वहां ज्यादा था और यहां क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसको क्या कहिएगा? अवायवीय शोषण। यानी एक के कारण ज्यादा और एक के कारण कम हुआ बच्चों। तो एक के कारण ज्यादा हुआ तो उसका नाम वायवीय, और कम हुआ तो उसका नाम हो जाएगा अवायवीय। क्या बात समझ में आया? उनके बाद बच्चों इनका भी तो कुछ जरूरत वाला चीज होगा। मुख्य विशेषता की बात कर ले। पहला बच्चों, ऑक्सीजन की आवश्यकता उतना इसके अंदर ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा बच्चों, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। और याद रखना साइटोप्लाज्म में होता है। ये कहां होगा? साइटोप्लाज्म में। और कम ऊर्जा बनती है और उत्पाद जीव पर निर्भर करते हैं। ये किस पर निर्भर करेगा? उत्पाद जीव पर निर्भर करता है मेरे प्यारे बच्चे, याद रखेंगे। उनके बाद एग्जाम्पल के रूप में मनुष्य की मांसपेशियों में और इष्ट के खमीर में बच्चों देखने को मिलता है ऐसा बच्चों। तो आप सभी बच्चे बताएंगे कि मनुष्य के मांसपेशियों में बच्चों याद रखिएगा अवायवीय शोषण देखने को मिलता है, और इष्ट के खमीर में बच्चों यानी इष्ट के अंदर कौन चीज देखने को मिलता? अवायवीय शोषण। क्या मेरे प्यारे बच्चे ये बात समझ में आया या नहीं? सभी बच्चों को समझ में आया तो एक बार सभी बच्चे थम्स अप करेंगे, सर ये बात हम समझ चुके हैं। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं, सभी बच्चों को मालूम होगा बच्चों क्रेब्स चक्र के बारे में एक घटना है बच्चों। किसे कहते बात को समझिएगा, पूरा डिटेल से हम लोग बात करेंगे, एक एक बातों पर चर्चा करेंगे बच्चों। क्या होता है इसके बारे में समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग आज करने जा रहे हैं बच्चों। ऊर्जा आप लोग कहते ये ऊर्जा मिलता, कैसे ऊर्जा मिलता, कैसे एटीपी आप प्राप्त करते हैं, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। यानी कहता क्रेब्स साइकिल वह चक्र है जिसमें बच्चों याद रखिएगा एसिटिली COA होता बच्चों, याद रखना। ये यानी इसका जो काम होता बच्चों का क्रमिक रूप से ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा यानी ATP, दूसरा Na
इसको हम लोग कहेंगे बच्चों FADH2 और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का निर्माण होता है बच्चों। यदि क्रेब्स साइकिल नहीं होगा तो क्या लगता है आपको ऊर्जा बन पाएगा क्या? संभव ही नहीं है, ऊर्जा कहां से बन पाएगा। और ये एक साइकिल ऐसा साइकिल है जो किसको बनाने का काम करता है? ऊर्जा। और ऊर्जा बनाने में भी बच्चों याद रखिएगा वहां बैटरी जैसे ऊर्जा बनाने वाला हिस्सा, जो हम बैटरी जैसे चीजों का बात अभी किए, जिसका नाम है बच्चों याद रखना है बच्चों NADH, और दूसरा है बच्चों याद रखिएगा FADH2। और इन्हीं ये बैटरी की तरह काम करता है, बैटरी की तरह काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है बच्चों। क्या ये बात सभी बच्चों को? आइए इनको डिटेल से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे बच्चों, एक एक बातों को समझेंगे बच्चों। आइए क्या होता है क्रेब्स साइकिल, आइए इनको समझते हैं। आज सबसे आसान भाषा में समझेंगे कि जो दिक्कत ही ना हो आपको बच्चों। कहना पहला कहता है बच्चों, खाना जब खाता है तो पायरुवेट के नाम में, पायरुवेट के बारे में जानते होंगे बच्चों। पायरुवेट जो होता है बच्चों उनके बारे में आप लोग जानते होगा क्या होता है बच्चों, आइए हम लोग जानते हैं। पायरुवेट जो होता है बच्चों वो खाना खाने के बाद बनता है। क्या बनता है? खाना खाने के बाद बनता है। और जब हम खाना खाते हैं तो वह टूटकर याद रखेगा पायरुवेट नाम का छोटा टुकड़ा बन जाता है। किस नाम का? पायरुवेट नाम का छोटा टुकड़ा बन जाता है। और फिर क्या होता है बच्चों? पायरुवेट याद रखिएगा एसिटिली CO ए बन जाता, कैपिटल ए बन जाता है। और उनके बाद पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाया जाता। फिर ये क्या करेगा? इसको माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाया जाता है और वहां बच्चों याद रखिएगा इसलिए COA यानी CO कैपिटल ए बन जाता है। यही से याद रखिएगा क्रेब्स साइकिल शुरू होता है बच्चों। यहीं से क्या होता है? क्रेब्स साइकिल शुरू होता है। और ये याद रखिएगा क्रेब्स साइकिल जो होता है, याद रखना ये एनर्जी को बनाने में याद रखिएगा अहम भूमिका निभाने का काम करता है। तो आप सभी बच्चे को पता चल गया कि क्रेब्स साइकिल क्या है। क्रेब्स साइकिल के बारे में बता दिए कि क्या बता दिए बच्चों, ये क्या करता है? ये करता है यानी ऊर्जा ATP के रूप में, NADH के रूप में और FADH2 के और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करने का काम करता है बच्चों। और वो किस प्रकार से करता है ये भी बात आप समझे। ये किस प्रकार से करेगा? पहले खाना खाया, खाना खाने के बाद पायरुवेट बनता और पायरुवेट जो होता है वो याद रखना वह टूटकर पायरुवेट नामक एक छोटा सा टुकड़ा बन जाता है। और वो याद रखना किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिटिली CO कैपिटल ए बन जाता है। और याद रखना पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाया जाता। जैसे वो ले जाएगा तो बच्चों क्या बन जाएगा? रियल में बच्चों ये बन गया। और जैसे बन गया बच्चों तो याद रखना यहीं से चालू हो जाएगा क्या बच्चों? क्रेब्स चक्र यानी क्रेब्स साइकिल चालू हो जाता मेरे प्यारे बच्चे। अब कैसे जरा सुनना मेरी बातों को बच्चों, कैसे ध्यान से सुनना। ये स्टेप बाय स्टेप सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब असली चक्र शुरू होता है यहां से बच्चों। अब यहां से असली चक्र शुरू होगा। क्या सुनिएगा मेरी बातों को। कहता है अब असली चक्र क्रेब्स चक्र का शुरू होता है यानी एसिटिली CO कैपिटल ए याद रखना चक्कर में घूमता, यानी वो एक चक्कर में घूमना चालू हो जाता है बच्चों। और जैसे घूमता है तो एसिटिली CO कैपिटल ए गोल चक्कर में घूमता है, यानी एक गोल चक्कर में घूमना चालू हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बाद में परेशानी होगा बच्चों। गोल चक्कर में घूमता है और याद रखते बार कितने बार घूमता है बच्चों? याद रखना ये 3 यानी घूमते घूमते 3 चीज बनाती है। और याद रखना ये घूमते घूमते कितने चीजों को बना देगा? इस गोल घूमने से क्या क्या बना? पहला CO2, दूसरा क्या बना बच्चों? NADH और या FADH2। यहाँ आपका इसका फुल फॉर्म आपको देखने को मिल गया बच्चों। यहाँ आपका फुल फॉर्म इसका देखने को मिल गया। और क्या बच्चों? ATP यानी ऊर्जा बच्चों। तो आप सभी बच्चों को पता चल गया जब ये क्रेब्स चक्र याद रखिएगा क्रेब्स चक्र से बच्चों क्या बना? एसिटिली CO कैपिटल एक चक्कर में घुमाया जाता है। जब घुमाया जाएगा बच्चों तो इनसे 3 चीज बनेगा। पहला बनेगा CO2, दूसरा बनेगा बच्चों याद रखिएगा NADH और दूसरा यानी इसी में FADH2 बनेगा। उनके बाद बच्चों ऊर्जा बनेगा। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। उनके साथ साथ आपको यहाँ फुल फॉर्म सभी का दिख रहा होगा बच्चों। सभी बच्चे इस फुल फॉर्म को भी याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे। निकोटिनामाइड की बात करेंगे। दूसरा निकोटिनामाइड, इसी को हम लोग एडेना यानी एडेनिन याद रखेगा डाइन्यूक्लियोटाइड के रूप में जानते हैं। इसी को बच्चों याद रखेगा फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो H2 के रूप में जाने जाते हैं और ये H के रूप में जाने जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछे NADH का फुल फॉर्म क्या होता है, FADH2 का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखेगा निकोटिनामिड माइड होगा बच्चों, एडेनिन और डाइन्यूक्लियोटाइड होगा। उसके बाद फ्लेविन एडेनिन और
न्यूक्लियोटाइड होगा बच्चों, जिसमें एक में H लगा हुआ, एक में H2 लगा हुआ बच्चों, याद रखना। उनके बाद हम लोग बात किए बच्चों कि 3 चीज बना इन चीजों से, कितने चीज बना? 3, जिसमें बच्चों हम लोग बात किए CO2 बना, कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकलती है, जो बनेगा ये बाहर निकल जाएगा। दूसरा बच्चों ये याद रखिएगा, ये हाई एनर्जी बैटरी जैसी होती है, ये हाई एनर्जी बैटरी जैसी होती है, जो हमारे शरीर को याद रखिएगा बच्चों ऊर्जा के रूप में कन्वर्टेशन करने का काम करता। और एक होता है ATP बच्चों, शरीर में इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा, और यही हमारे शरीर में ऊर्जा होती है, जो हमारे शरीर में ऊर्जा याद रखिएगा चाहिए था, वो ऊर्जा इसी के माध्यम से बना बच्चों। और ये याद रखना बच्चों, ये एक बैटरी के रूप में काम करता, एक टेक्निक, ये तकनीक होता है जो जिस रूप में काम करता है। तो हमें आशा है करते हैं कि सभी बच्चे बिल्कुल समझे होंगे, जितने बात बताया गया सभी बच्चों को बिल्कुल समझ में आया होगा बच्चों कि क्रेब्स चक्र क्या होता है, ये कैसे काम करता है, कैसे एनर्जी बनता है। ये बात हम लोग एक एक करके जाने कि एनर्जी रियल में बनता कैसे है, एनर्जी रियल में बनाया कैसे जाता है। तो क्रेब्स याद रखिएगा, क्रेब्स साइकिल जो होता है इसके मदद तो एक एक करके बनाया जाता है। आप सभी बच्चों को ये बात पता चल गया बच्चों। उनके बाद हम लोग जानेंगे बच्चे कि यहाँ देखिए बच्चों किस प्रकार से एनर्जी बना। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को बच्चों, ध्यान पूर्वक। कैसे बना बच्चों? सबसे पहला ग्लूकोज था बच्चों, सब जानते ही होंगे बच्चों। उनके बाद साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, C6H12O याद रखिएगा 6 होता, आप सभी बच्चों को मालूम होगा बच्चों। उनके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे। ये क्या करता है बच्चों? पायरुवेट बनाता है, और पायरुवेट इसके अंदर बच्चों याद रखिएगा कितना बन गया बच्चों? 2 ATP बन गया। कितना एनर्जी बन गया? 2 ATP। फिर पायरुवेट क्या करेगा? 2 बराबर हिस्सों में बटेगा। कितने बराबर हिस्सों में बटेगा? 2 बराबर हिस्सों में बटेगा। और एक याद रखना बच्चों, O2 विथ O2 होगा, और विदाउट O2 के उपस्थिति में बच्चों इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा और इनमें ऑक्सीजन होगा। और जब इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा बच्चों तो किण्वन की बात की, किण्वन के अंदर तो याद रखिएगा ऑक्सीजन नहीं होती है, वो ऑक्सीजन क्या होता है? अनुपस्थित होता है। तो इनके परिणाम स्वरूप क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड, और याद रखिएगा इथेनॉल बनाएगा बच्चों। मगर याद रखना जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो क्या बनाएगा? क्रेब्स साइकिल चलेगा, और क्रेब्स साइकिल के अंत प्रेजेंस के रूप में बच्चों एक माइटोकॉन्ड्रिया के कारण होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा बच्चों? अगला प्रोसेस को लाने का काम करेगा कि नहीं, जो मशीनरी होता है, जो बैटरी के रूप में काम करता है। और उनके अलावा बच्चों H2 होगा, और वो कितना ATP बनाएगा? 34 से 36 ATP बनता है। और टोटल ATP होता कितना मेरे प्यारे बच्चे? तो कहेंगे टोटल ATP हमारे पास होती है बच्चों कितना? 38 ATP। कितना ATP की बात करेंगे? ATP बच्चों याद रखिएगा। बात समझ में आया या नहीं आया? सभी बच्चे बताएंगे, सभी को समझ में आया या नहीं आया? सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या ये बात समझ में आया या नहीं आया बच्चों? सभी बच्चे फास्ट में एक बार बताएंगे सर ये बात हमें समझ में आ चुका है। क्या आ चुका है या नहीं? सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या ये बात सभी को समझ में आ गया? कैसे एनर्जी बना और किस प्रकार से एनर्जी बना ये बात पता चला। पहले 2 बच्चों याद रखिएगा ग्लाइकोलिसिस के अंतर्गत 2 एनर्जी की बात किए। उनके बाद बच्चों ग्लाइकोलिसिस के बाद जो प्रोसेस हुआ किसका बच्चों? याद रखिएगा पायरुवेट का। ये 2 बराबर हिस्सों में बट गया, एक ऑक्सीजन प्रेजेंट वाले में और एक ऑक्सीजन एब्सेंट वाले में चला गया। और एब्सेंट वाले में बच्चों किण्वक 2 चीज़ों को बनाया, लैक्टिक एसिड के रूप में और इथेनॉल के रूप में कन्वर्ट हुआ। और याद रखना बच्चों जो क्रेब्स चक्र की बात की इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिएगा ट्रांसपोर्ट के रूप में काम करेगा, जिसमें H2 होगा 34 से 36 ATP बना। और याद रखना और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा, और यहीं से एक और बनेगा जिसका नाम होगा बच्चों O2। और ये मिलकर बच्चों टोटल कितना ATP बन गया? 38 ATP बन गया बच्चों। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ चुका होगा बच्चों। आइए हम लोग बात करते हैं बच्चों, अब ये बात भी हम समझ लें, ये बात पर भी हमें पूरी डिटेल से बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। क्या होता है नेक्स्ट टॉपिक, इस पर बात करेंगे। सभी बच्चे यहाँ तक समझ चुके होंगे बच्चों। आइए अब बात करेंगे ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे बच्चों। ये जो मानव श्वसन तंत्र का जो सिस्टम है इसके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे बच्चों। जो मानव श्वसन तंत्र की हम लोग बात करते हैं बच्चों, इनके बारे में समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चों, क्योंकि मानव श्वसन तंत्र के अंतर्गत बहुत सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं। मानव श्वसन तंत्र वह प्रणाली है जो हमें सांस लेने, ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करती है बच्चों। तो आपसे पूछा जाएगा ये एक ऐसे सिस्टम होते हैं, ऐसे तंत्र या ऐसे प्रणाली होते हैं जो हमें सांस लेने, ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाने
और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करती है बच्चों। ये तंत्र करेगा या नहीं करेगा। और इनके निम्न भाग होते हैं बच्चों। कितने भाग होते हैं? निम्न भाग होते हैं। एक एक करके हम लोग जानेंगे। एक एक करके क्या हम लोग जाने, क्या मेरे प्यारे बच्चे, सभी को एक एक करके जानते हैं। पहला बात करते हैं बच्चों कि इनमें कौन कौन से भाग होते हैं। ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनेंगे सभी बच्चे। पहला जो होता है बच्चों, नासिका गुहा की बात करेंगे। दूसरा होता है ग्रसनी की बात करेंगे बच्चों। दूसरा बात करेंगे ग्रसनी की बात करेंगे। और तीसरा कंठ नली की बात करेंगे बच्चों। और चौथा बात करेंगे श्वास नली की बात करेंगे, और जिसको ट्रेकिया के रूप में आप लोग जानते हैं। उनके बाद पांचवा जो हम लोग बात करेंगे ब्रोंकस की बात करेंगे। छठा बात करेंगे फेफड़े की। और सातवां बात करेंगे बच्चों एलियोली की बात करेंगे बच्चों। और ये सभी बातों पर हम थोड़ा थोड़ा चर्चा करने वाले हैं। सभी बातों पर थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे हम लोग? चर्चा करेंगे। क्या ये बात सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? सभी बच्चे बताइए, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है बच्चों? आप जो भी बच्चे पढ़े होंगे अब उसमें फर्क आ रहा है कि नहीं फर्क आ रहा है? इतना डिटेल से जब पढ़ा रहे हैं बच्चों, और याद रखिएगा डिटेल के साथ साथ ये ऑब्जेक्टिव तो बनेगा तो ही। जब तक पूरा डिटेल से नहीं पढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनेगा? ऑब्जेक्टिव बनाना हो तो आपको पढ़ना होगा, और ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा ये तो लास्ट में क्या करिएगा, सभी को रटना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा काम नहीं करना है। इसीलिए पहले आप क्या करिएगा, थ्योरिकल पोर्शन को पढ़ने का प्रयास करिए। हाँ, ऑब्जेक्टिव आपको कराया जाएगा बच्चों, पूरे डिटेल से भी ऑब्जेक्टिव हम करेंगे, एक एक करके करने वाले हैं बच्चों। तो आइए हम लोग बात करेंगे बच्चों नासिका गुहा के बारे में बात करते हैं। पहला किसके बारे में बात करेंगे? नासिका गुहा के बारे में बात करेंगे। याद रखिएगा नासिका गुहा क्या होता है, इस पर एक एक करके हम लोग चर्चा करने वाले। हाँ, आइए हम लोग चर्चा करते हैं नासिका गुहा के बारे में। आइए, ये आपके सामने दिख रहा होगा बच्चों। क्या दिख रहा है? नासिका गुहा आपको आपके सामने दिख रहा होगा। ये हिस्सा बच्चों, ये क्या है? नासिका गुहा की बात करेंगे बच्चों। ये है, आइए इनके बारे में याद रखिएगा। यहीं से सांस अंदर जाता है, और याद रखिएगा छाने भी जाते हैं, जो डस्ट वगैरह ना जा सके। देखिएगा हेयर होता, आप सबको मालूम होगा हेयर होता है, और वो याद करिए डस्ट को छानने का काम करता, अंदर जाने नहीं देता, रोकने का काम करता बच्चों। आइए क्या होता समझिए। नाक वह अंग है जिसके द्वारा हम हवा को अंदर लेते हैं, जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, हवा को अंदर लेने का काम करते, लेते हैं कि नहीं? सब लेते हैं, हम भी लेते हैं, आप भी लेते हैं, हम सब लेते हैं। जितने भी सजीव प्राणी हैं सब याद रखिएगा, खास करके याद रखिएगा बच्चों। ये खास करके ये अप्लाई होगा किस पर? वो ऐसे जीव जो सजीव प्राणी के रूप में जाने जाते हैं। उनके बाद उसे छानते हैं और गर्म करते हैं और नमी प्रदान करते हैं बच्चों। इतना काम कौन करेगा? नासिका गुहा करेगा। कौन करेगा? नासिका गुहा करेगा। और नाक का मुख्य काम क्या होता? हवा को शरीर में प्रवेश कराना। दूसरा, धूल, कीटाणु और गंदगी को छान लेना। जो हमारे शरीर में धूल कण और कीटाणु जाने वाला होता है उसको क्या करते? रोक देते, छान देते। तुम मत जाओ, तुम जाओगे तो हमको खतरनाक, हमारे लिए खतरनाक हो सकते हो, तुमको रोक देते हैं, तुम यहीं रुको, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये यानी बैरियर के रूप में हो जाता है, उसको बाधा कर देता, रुको, आगे नहीं जाना है तो नहीं जाना है, ऐसा काम करता है बच्चों। और इसलिए और हवा को गर्म और नम बनाना, और गंध यानी जो गंध वगैरह होता है, जो सुगंध वगैरह बच्चों याद रखिएगा, इसी के माध्यम से हम लोग पता करते हैं। क्या ये बात सभी बच्चे समझे या नहीं समझे? कि आपके सामने बच्चों ये दिख रहा है, ये याद रखिएगा ये कौन सा हिस्सा है? ये याद रखिएगा बच्चों नासिका गुहा है। और यही गुहा इतना काम करता है बच्चों, अंदर ले जाने का काम करता है, जो गंदे चीज होता है उसको रोकने का काम करता है, और सुगंध चीजों को पता लगाने का काम इसी के माध्यम से होता है बच्चे। क्या ये बात सभी समझे या नहीं समझे? क्या बोले, हम डायग्राम की मदद से समझाएंगे। सभी बातों को समझाए कि नहीं समझाए बताइए बच्चों, समझ में आया? चलिए आइए हम लोग बात करते हैं बच्चे, अब दूसरे पॉइंट पर बात करेंगे। ये रहा, बात करेंगे ग्रसनी पर बात करेंगे बच्चों। आई क्या होता है ग्रसनी, इनके बारे में समझिए सभी बच्चे एक एक करके। किसे कहते हैं? क्योंकि आपसे पूछा जाएगा बच्चों क्या होता है। कहता है आपके सामने बच्चों ग्रसनी, यहाँ दिख रहा होगा बच्चों, ये हिस्सा ग्रसनी का है, ये दिख रहा, देख रहे, ये हिस्सा ग्रसनी का है बच्चों। और ये ग्रसनी का हिस्सा, इसके बारे में पूछा गया है, इसके बारे में हमें जानना है बच्चों। क्या कहता है? ग्रसनी गले का वह खोखला भाग है, यानी ये गले का वह खोखला भाग है, ये गले का वह खोखला भाग है जो नाक और मुंह से, ध्यान से सुनना, जो नाक और मुंह से आने वाली हवा को श्वास नली, यानी जो नाक और मुंह से, जो हमारे ये नाक हो गया और ये मुंह होगा, ये मुंह और ये नाक से जो हवा जाती है वो याद रखना, यानी श्वास नली
की ओर भेजता है। यानी इससे और इससे जो जाता है उसको एक दिशा देने का काम करता है, और कहाँ भेजने का काम करता है, श्वास नली के अंदर, श्वास नली की ओर भेजने का काम करता है। उसी का तो नाम है बच्चों ग्रसनी। क्या नाम है उसी का? ग्रसनी नाम होता है बच्चों, याद रखना। ग्रसनी के मुख्य काम की बात करेंगे, क्या क्या काम होता बड़ा जरा समझना। हवा को श्वास नली तक पहुंचाने का काम करेगा। दूसरा बात करेगा बच्चों, याद रखिएगा, भोजन को अन्न नली तक पहुंचाने, जिसको फूड पाइप के रूप में जानते हैं। और तीसरा है बच्चों, नाक और मुंह को फेफड़ों से जोड़ने का भी काम करेगा और आवाज बनाने में सहायक होगा बच्चों। जो हम लोग बोलते हैं, इस आवाज को बनाने में भी बच्चों ये मदद करता। क्या ये बात सभी को समझ में आया या नहीं? सभी प्यारे बच्चे बताएंगे कि ये बात सभी को समझ में आया या नहीं। सभी को जब समझ में आ गया तो सभी बच्चे एक बार थम्स अप करेंगे, सर ये बात हम समझ चुके हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते क्या है। आइए हम लोग बात करेंगे कंठ नली किसे कहते हैं। आपसे पूछेगा कंठ नली किसे कहते, तो आपके सामने दिख रहा होगा बच्चों कंठ नली। यहां देख रहे हैं कंठ नली, आपको दिख रहा होगा बच्चों। नहीं कहता है किसी को दाब देंगे, देखिएगा बहुत सारा को देखिएगा झगड़ा होगा तो पहले सबसे ऐसे पकड़ने का प्रयास करेगा, और ये रियल में दब जाएगा तो समस्या होगा, होगा या नहीं होगा। इसी को दाबने का प्रयास करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंठ नली। क्या होता है कंठ नली, आइए हम लोग जानेंगे बच्चों क्या होता, समझिएगा, एक एक करके बातों को समझने का प्रयास करते हैं। आइए, कंठ नली गले का वह अंग है जो हवा को श्वास नली में भेजने और आवाज बनाने का काम करता है बच्चों। जैसे बहुत सारा आवाज, या हम लोग आवाज जो करते हैं, बोलते हैं, बोलचाल में जो अभी बोल रहे हैं बच्चों, इस आवाज को बनाने का काम भी कंठ नली के द्वारा किया जाता है बच्चों। और याद रखना बच्चों, ये हिस्सा होता कंठ नली का बच्चों, याद रखिएगा। और यही कंठ नली के द्वारा बच्चों आवाज बनाने का क्रियाकलाप होता है। जिसमें कंठ नली की बात करें, कंठ नली के मुख्य काम की बात करें, पहला आवाज बनाना। यहाँ बच्चों याद रखिएगा, जो कोड होता है बच्चों, जिस कोड के रूप में हम लोग जानी, जो कोड होता है, याद रखिएगा, वो कोड की बात करें बच्चों, तो वो कोड को किस नाम से हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा वोकल। याद रखिएगा वोकल कोड्स के रूप में जानते हैं, और जिसको हम लोग याद रखिएगा बच्चों किसी और ने बल्कि कंपन के रूप में काम करता, आवाज निकलता बच्चों, यानी हवा के कंपन से आवाज बनते हैं। किसके कंपन से बच्चों? ओकल जो होता बच्चों, याद रखिएगा, एक कंपन होता है, और ये याद रखना हवा के कंपन से आवाज बनाते हैं। जब हवा का कंपन होगा तब जाके क्या बनाएगा बच्चों? आवाज बनाएगा। दूसरा बच्चों, हवा को श्वास नली में प्रवेश कराना। किसको? हवा को श्वास नली में तक भेजना, और सांस लेने पर हवा कंठ नली से होकर नीचे जाती है। जैसे हवा जाएगा बच्चों, तो याद रखिएगा वो कहाँ जाएगा? कंठ नली से नीचे की ओर चला जाएगा। उनके बाद हम लोग जानेंगे तीसरा, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। और भोजन को श्वास नली में जाने से क्या करेगा? रोकने का काम करेगा। और वो कौन रोकेगा बच्चों? एपिग्लोटिस होता है, और ये क्या करेगा? नाक का ढक्कन यहाँ होता है। ये जो होता है बच्चों नाक का ढक्कन होता है। किसका ढक्कन होता है? नाक में ढक्कन होता है, और ये ढक्कन यहाँ याद रखिएगा, जो खाना नीचे जाते समय याद रखिएगा श्वास नली को बंद कर देता। जैसे खाना नीचे जा रहा होता, श्वास नली को क्या करता? बंद कर देता है। क्या करता? रोक देता बच्चों, ताकि उधर खाना नहीं जा सके बच्चे। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आया या नहीं? आप लोग देखिएगा कभी अचानक से छींक आता है, देखिएगा पता चलता है कि चावल सब भी नाक के माध्यम से आ जाता, जो खाना खा रहे तो वो भी निकल जाता बच्चों। तो याद रखिएगा, क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आया? कंठ नली के बारे में समझे या नहीं समझे बच्चों? कंठ नली के बारे में समझे या नहीं समझे? क्या ये बात सभी बच्चे समझे? लिरिक्स के बारे में समझे या नहीं समझे बच्चों? आइए उनके बाद लिरिक्स को समझे, ट्रेकिया को भी हम लोगों को समझना होगा बच्चों। आइए क्या होता है बच्चों समझिएगा। ये कोड्स होता है, कोड्स के रूप में ये जाने जाते हैं, याद रखिए, जो हवा के कंपन से आवाज बनते हैं। उनके बाद हम लोग बात करें बच्चों ट्रेकिया की बात करेंगे। क्या होता है? श्वास नली, इसको समझिएगा। आपके सामने श्वास नली दिखता होगा बच्चों, याद रखिएगा श्वास नली दिखता है बच्चों। और ये एक झिल्ली, ये हिस्सा झिल्ली का होता है, ये हिस्सा झिल्ली का होता है। हाँ, ये झिल्ली का बात करते, ये श्वास नली है। आगे चलकर दो बराबर हिस्सों में बट जाता, दो छोर बन जाता बच्चों श्वास नली का। आगे आइए बात करते हैं बच्चों, क्या होता? श्वास नली वह नली है जिसके द्वारा हवा कंठ नली से
फेफड़ों यानी फेफड़ों तक पहुंचती है, और एक माध्यम होता है बच्चों जो कहां तक जाती है, फेफड़ों तक ले जाने का कार्य करती है। उनके बाद बच्चों श्वास नली का काम क्या होता है, आप जानिएगा ना श्वास नली का क्या काम होता, क्या करता है श्वास नली, इनको जानिएगा कि नहीं जानिएगा मेरे प्यारे बच्चे। तो हवा को फेफड़ों तक ले जाना, इनकी यानी हवा को फेफड़ों तक ले जाना। दूसरा, इसकी दीवारों में बच्चों मौजूद जो होता है एस शेप का कार्टिलेजियस होता है बच्चों, लेजियस होता है। जो कार्टिलेजियस की बात करें बच्चों, इनके सी शेप में होगा और एक रिंग के समान होता है बच्चों। किसके समान होता है, रिंग के समान होता। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे बच्चों क्या होता, तो आप सभी बच्चे बता देंगे क्या, सी शेप का होता। किस शेप का होता, सी शेप का। और याद रखिएगा, ये याद रखिएगा रिंग के समान होता। कैसे रिंग के समान, लेजिनियस के समान होता है। और ये रिंग जो होता बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता बच्चों, याद रखिएगा। दूसरा, तीसरा, श्वास नली को याद रखिएगा क्लोपेज होने से, यानी जिसको गिरने की बात करते हैं, याद रखिएगा गिरने नहीं देता, गिरने से रोकने का काम करता है। और याद रखना होने से बचाती है। और अंदर की सिलिया गंदी, याद रखिए गंदी को नीचे जाने से रोकती है। जो गंदगी होती है, जो गंदी टाइप का होती है, जो गंदगी बन जाता है, उस गंदगी को भी अंदर जाने से रोकने का काम करती। जो गंदगी होती है बच्चों उनको अंदर जाने नहीं देती है बच्चों, याद रखिएगा। कोलेप्स को जो कोलेप्स कर जाता बच्चों, कोलेप्स का हिस्सा देखे होंगे जो गिर जाती है, उसी को हम लोग कोलेप्स के रूप में जानते हैं। और कोलेप्स जब हो जाएगा बच्चों तो याद रखिएगा वो नीचे गिरने लगती है, यानी उससे बचाने का कार्य करती है बच्चों, याद रखिएगा। उनके बाद हम लोग बात किए, अभी तक तो हम लोग यहाँ तक बात कर लिए बच्चों, एक एक करके हम लोग समझे बच्चों कि श्वास नली का काम समझे, किस शेप में होता है और किस रिंग के आकार का होता है, ये भी हम लोग एक एक करके समझे बच्चों। चलिए, और याद रखना बच्चों कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, सी शेप का कार्टिलेजिनियस रिंग के रूप में होता है। इनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया मेरे प्यारे बच्चे, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों ब्रोंकस की। बात करें क्या होता है ब्रोंकस, समझिएगा। ट्रेकिया से निकलने वाली दो मुख्य वायु नालिका होती है, यानी ट्रेकिया से निकलने वाली दो मुख्य नालिकाएं होती है जो हवा को दोनों फेफड़ों तक ले जाती है। उन्हें हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, ब्रोंकस कहते। क्या कहते बच्चों, ब्रोंकस कहते। जो हवा को दोनों ओर ले जाने का काम करता, दोनों दिशा में ले जाने का काम करता, उसको हम लोग क्या कहते, ब्रोंकस के रूप में काम करता है बच्चों, उसको हम लोग ब्रोंकस के रूप में जानते हैं बच्चों। क्या ये भी बात सभी बच्चों को समझ में आया या नहीं, सभी बच्चे एक बार बताएंगे समझ में आया या नहीं बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे, इनके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों क्या होगा, समझिएगा थोड़ा सा इसके बारे में। डायग्राम आपको दिख रहा, ब्रोंकस का डायग्राम दिख रहा होगा बच्चों, दिख रहा किसका डायग्राम है बच्चों। और इनमें देखिएगा बच्चों आगे ये ट्रेकिया का हिस्सा हो गया, ये किसका हिस्सा, ट्रेकिया का हिस्सा हो गया। आगे बच्चों देखिएगा आगे क्या होता, बायां क्या होता, लेफ्ट ब्रोंकस की बात की। यहां देखिएगा दायां राइट ब्रोंकस की बात करेंगे। और याद रखना ये जो आपको दिख रहा बच्चों, याद रखिएगा ब्रोंक्यूलस है बच्चों, और यही ब्रोंकुलस याद रखिएगा। आगे चलकर बच्चों याद रखिएगा इस साइड भी और इस साइड भी दोनों दिखता है, जो अंगूर के गुच्छे के समान होता है। किसके समान होता है, अंगूर के गुच्छों के समान होता है। और यही याद रखिएगा बच्चों किस रूप में जाने जाते हैं, ब्रोंक्यूलस के रूप में जाने जाते हैं, जो अंगूर के गुच्छे के समान होते हैं। लेफ्ट साइड भी होते हैं और राइट साइड भी होते हैं। इनके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। कहता है बच्चों क्या श्वास नली नीचे जाकर दो भागों में बढ़ती है। श्वास नली जाकर क्या, समझिएगा क्या दो भागों में बढ़ती है। ये दो भाग ब्रोंकस कहलाते हैं। देखिएगा श्वास नली जाके दो बराबर हिस्सों में बट गया, इधर भी बटा उधर भी बटा। अब कहता है एक दाएं और एक दाएं और दाएं फेफड़े में, दाएं ओर गया और दाएं फेफड़े में जाएगा बच्चों, देख लीजिएगा जरा, यहां देखिएगा दाएं फेफड़े में जाएगा। और एक बाएं और बाएं फेफड़े में गया, देखिए बाएं फेफड़ा का हिस्सा है बच्चों। अब कहता है ब्रोंकस आगे जाकर छोटी छोटी नालिकाओं में बदल जाते, आगे जाकर ये क्या होगा, छोटी छोटी नालिका में, देखिएगा छोटी छोटी नालिका में बढ़ जाएगा और लास्ट में अंगूर के गुच्छों के समान बन जाता। किस रूप में बच्चों, अंगूर के गुच्छों के समान में बन जाता है, बदल जाते, जिन्हें हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, ब्रोंक्यूलस कहते। किस रूप में जानेंगे, और पता चल गया ना ब्रोंको यानी ब्रोंकियोलस क्या होता है बच्चों। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ब्रोंकियोलस क्या होता है, ये बात बता दीजिएगा। और अंत में
याद रखना बच्चों, अंत में जो जाएगा बच्चों एल्वियोलाई की बात करें, एल्वियोलाई तक हवा पहुंचते हैं और जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता। अब आपको पता चल गया कि जो याद रखिएगा ब्रोंकियोलस है, और ये ब्रोंकियोलस क्या करेगा बच्चों, याद रखिएगा एल्वियोलाई जो है तक हवा पहुंचाने का काम करेगा, और वहीं से तो बच्चों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जब ब्रोंकस दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है, एक लेफ्ट और एक राइट साइड बच्चों, तो याद रखना वहां क्या होता बच्चों, याद रखिएगा ब्रोंकियोलस और ब्रोंकियोलियस क्या करेगा, आगे चलकर कहां तक पहुंचाने का कार्य करेगा, अंत में एल्वियोलाई की बात करें और वहां हवा पहुंचाते हैं, और वहां जाके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होने की बात होती है बच्चों। तो ये बात सभी बच्चे याद रखिएगा किस प्रकार से ये बात पढ़ाया गया बच्चों। उनके बाद हम लोग बात करेंगे फेफड़े की बात करेंगे। फेफड़े किसे कहते हैं, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, फेफड़े किसे कहते हैं, लंग्स किसे कहते हैं, आइए इनके बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं कि लंग्स किसे कहते हैं, लंग्स क्या होता है, इनके बारे में समझिए मेरे प्यारे बच्चे। आइए हम लोग बात करते हैं लंग्स के बारे में। कहता है शरीर के वे स्पंजी अंग जो हवा से ऑक्सीजन लेकर खून को देता, किसको देगा बच्चों, खून, रखिएगा आरबीसी के मदद से बच्चों, किसके मदद से बच्चों, आरबीसी के मदद से बच्चों, या रेड ब्लड सेल की बात करें, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, फेफड़े कहते, क्या कहते, लंग्स कहते। यानी शरीर के वे स्पंजी अंग जो हवा में से ऑक्सीजन को लेगा और लेकर क्या करेगा, खून को देगा, यानी किसको, आरबीसी को, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करेगा, उसी को हम लोग क्या कहते बच्चों, फेफड़े यानी लंग्स कहते। और समझिए सरल शब्दों में बात करें बच्चों, तो याद रखना जब हम सांस लेते हैं तो हवा, याद रखिए हवा फेफड़ों में जाती है, बात तो समझ में आ गया। फेफड़ों के अंदर याद रखिएगा एक हिस्सा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्वियोलाई और नामक छोटी छोटी याद रखिएगा थैलियां होती जिसको अंगूर के गुच्छा के समान कहते हैं, और याद रखना यहीं पर ऑक्सीजन खून में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बाहर निकलती है। और दाया फेफड़े याद रखिएगा बड़ा होता है जो 3 खंडों में बटा होता है, और बाया फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है जो 2 खंड, क्योंकि वहां दिल होता है। याद रखें आपसे पूछ देगा दिल किस साइड होता है, बायां या दायां, लेफ्ट या राइट, तो बच्चों याद रखिएगा जो बायां फेफड़ा होता है थोड़ा छोटा होता है, 2 खंड का होता है, और यही क्या होता है, दिल होता आपका, जो दिल होता बच्चों याद रखिएगा वही दिल होता। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि फेफड़े क्या होता है, और ये याद रखिएगा खूनों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करता है, इसी को फेफड़ों कहते, फेफड़े कहते बच्चों, लंग्स कहते हैं। सरल शब्दों में समझे तो किस प्रकार से यह याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, और ये लेफ्ट और राइट साइड के बारे में भी समझ गए। और दिल किस साइड देखने को मिला बच्चों, यानी दाया फेफड़ा के साइड देखने को मिला। हमें बिल्कुल उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आ चुका होगा, आप सभी बच्चे इनको समझे होंगे। आइए अब बात करेंगे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते क्या है जरा समझेंगे। यह है बच्चों आपके सामने बच्चों फेफड़े हैं, लंग्स है, आप देखिएगा बच्चों लंग्स एक राइट हिस्सा है, एक राइट हिस्सा है, और याद रखिएगा लेफ्ट हिस्सा है बच्चों, याद रखिएगा। और यही बच्चों यानी बच्चों ब्रोंकोलियो क्या करता, गुच्छों के समान जो होता है यही ऑक्सीजन का आदान प्रदान करने का काम करता है बच्चों। तो आपको पता चल गया वो उस साइड होता है जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान करेगा, और यहाँ बच्चों याद रखिएगा राइट लंग्स की बात करेंगे बच्चों। तो ये आप सभी बच्चे को ये बात समझ में आ चुका होगा बच्चों, ये डायग्राम आपके सामने दिख रहा होगा बच्चों। उनके बाद हम लोग जानेंगे बच्चों, अब हम लोग जानेंगे कि आप को ये जो परेशान कर रहा बच्चों एल्वियोली क्या होता समझिएगा, इनके बारे में भी समझिए। फेफड़े के भीतर पाए जाने वाली सूक्ष्म हवा की थैलियां जो किसके समान होती है बच्चों, अंगूर के गुच्छों के समान होती है, जहां गैसों का याद रखिएगा विनिमय होता है, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, एल्वियोली के रूप में जानते हैं बच्चों। बात समझ में आया, जो क्या करता, गैसों का आदान विनिमय करने का कार्य करता। सरल शब्दों में कहे बच्चों तो फेफड़ों के अंदर याद ब्रोंकियोलस के अंत में एक छोर होता है अंगूर के गुच्छों के समान, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्वियोली के रूप में जानते हैं बच्चों। इन्हीं एल्वियोली में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, लेना आना जाना आना होता है बच्चों। उनके बाद एल्वियोली की दीवारों पर बहुत
पतली होती, यानी इनकी दीवार बहुत पतली होती है और इनके चारों ओर खून की कोशिकाएं पाई जाती है। किनकी कोशिकाएं बच्चों? खून की कोशिकाएं पाई, केशिका होगा, कोशिका नहीं बच्चों, केशिका क्या पाई जाती है? केशिकाएं पाई जाती है। जैसे बच्चों धमनी और शिरा की बात करते हैं, उसी तरह बच्चों याद रखिएगा या कैपिलरीज पाया जाता जो केशिका के रूप में पाई जाती है बच्चों। यह हवा में मौजूद ऑक्सीजन रक्त में जाती है और रक्त की कार्बन डाइऑक्साइड हवा में निकल जाती है बच्चों। तो ये याद रखिएगा, ऑक्सीजन रक्त में जाती भी है और कार्बन डाइऑक्साइड पुनः वापस आ भी जाती है बच्चों। तो ये याद रखिएगा। इसी को हम लोग किस रूप में जाने? एल्वियोली के रूप में जाने। ये बात सभी बच्चे समझे या नहीं समझे? समझे तो सभी बच्चे एक बार थम्स अप करेंगे कि सर ये बात बिल्कुल हम लोग समझ चुके हैं। क्या बच्चों समझे या नहीं समझे मेरे प्यारे बच्चे? आइए अब हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों, अब हम लोग बात करने वाले हैं मानव श्वसन तंत्र का कार्य क्या काम करता है। काम को भी तो जानिएगा, सभी के कामों को एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। क्या मानव श्वसन तंत्र का क्या काम होता, आइए हम लोग एक एक करके जानते हैं। पहला की बात करेंगे, पहले समझिएगा बच्चों, मानव श्वसन तंत्र कई चरणों में काम करता है। इसका मुख्य काम शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करेगा। आप सभी बच्चे इस बात को जानते हैं, जब इसका काम है ऑक्सीजन को लेना भी और बाहर निकालना भी, जो कि आप भली भांति जानते हैं। ऑक्सीजन लेने वाले भी होंगे और ऑक्सीजन बाहर निकालने वाले भी होंगे बच्चों। तो याद रखना, श्वसन ग्रहण करने की बात करें बच्चों, यानी सांस लेना की बात करें, जब हम सांस लेते हैं तो याद रखना डायफ्राम नीचे की ओर खिंचता है। वो क्या करेगा? सिकुड़ जाता बच्चों, नीचे की ओर खिंच जाता है और छाती का आकार बढ़ता है। और इससे क्या होगा बच्चों? जैसे वो सांस लेगा तो छाती का आकार क्या हो जाएगा? बड़ा सा हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? बड़ा सा हो जाएगा, जिसमें बच्चों याद रखना वो किसके सांस लेने वक्त ऐसा होता है। और इससे फेफड़ों में दबाव कम होता है और हवा अपने आप अंदर चली आती है। जैसे फेफड़ों में दबाव कम होगा तो हवा जो होगा वो अपने आप क्या होगा? अंदर आ जाएगा बच्चों। ये बात समझ गए? उनके बाद हवा याद रखना नाक में जाएगा, नाक से नासिका गुहा में जाएगा। उसके बाद बच्चों ग्रसनी में, ग्रसनी से कहाँ जाएगा? कंठ में, कंठ से कहाँ जाएगा? श्वास नली, श्वास नली से कहाँ जाएगा? ब्रोंकस में, ब्रोंकस से कहाँ जाएगा? ब्रोंक्यूलस में जाएगा और वहां से कहाँ जाएगा? याद एल्वियोली तक पहुंचती है। और यही तो ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। तो आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले नाक में, नाक से पहले नासिका गुहा में, ग्रसनी में, कंठ में, श्वास नली में, ब्रोंकस में, ब्रोंक्यूलस में और लास्ट में कहाँ जाएगा? एल्वियोली में जाएगा बच्चों। क्या ये बात सभी को समझ में आया? किस प्रकार से ऑक्सीजन जाता है और लास्ट जगह पर जाता है और वहां से रेस्ट हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकल जाता है और उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो आप सभी बच्चे इस बात को याद रखिएगा, किधर से जाता है तो आप सबको पता चल जाएगा कौन कौन स्टेप से गुजरता है। ये बात सभी बच्चे याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे। उनके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों दूसरा नंबर, गैसों का आदान प्रदान। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, पूरे डिटेल में बात कर रहे हैं। कहता है एल्वियोली छोटी छोटी हवा की थैलियां होती है, यानी अंगूर टाइप, यानी अंगूर के गुच्छों के समान, जिनके चारों ओर खून की केशिकाएं याद रखेगा मौजूद होती है। यानी जिनके और खून की केशिकाओं चारों ओर क्या होती है बच्चों? पाया जाता बच्चों। और वो क्या करता है? उन्हीं के चारों ओर इर्द गिर्द रहता बच्चों, याद रखिएगा। कैपिलरी बच्चों उसी को हम लोग कहते हैं। उनके बाद ऑक्सीजन हवा से खून में जाती है। उनके बाद कार्बन डाइऑक्साइड खून से एल्वियोली में आती है बच्चों, वहां से फिर क्या होगा? एल्वियोली में आती है और यह प्रक्रिया विसरण के द्वारा होती है बच्चों। याद रखना ये प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? विसरण के द्वारा होते रहती है बच्चों। तो क्या ये बात सभी को समझ में आया या नहीं? क्या ये बात सभी को समझ में आया नहीं? दूसरा नंबर, अब बात करेंगे इनका तीसरा काम। और तीसरा काम क्या करता बच्चों? समझिएगा, ऑक्सीजन का परिवहन करेगा। क्या करेगा? ऑक्सीजन, आप सभी बच्चों को जब पता होगा कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है, जो कि हम खाना खाते बच्चों तो खाना के माध्यम से भी तो एनर्जी जाती है और वो एनर्जी को भी बच्चों ब्लड तो ही लेके जाती है पूरे शरीर के अंदर। उसी तरह बच्चों ऑक्सीजन याद रखिएगा हमारे शरीर के अंदर खून में उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन, लाल रक्त कोशिका, जिसको आरबीसी में ऑक्सीजन को बांध लेता है बच्चों। ध्यान से सुनिएगा
मेरे बातों को बच्चों। जो ऑक्सीजन होता है वो याद रखिए हीमोग्लोबिन की मदद से पूरे शरीर के अंदर जाने का कार्य करती है और हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाई जाती है बच्चों। और यह रक्त ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों और याद रखिएगा कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। और तब तो हम लोग पूरा तंदुरुस्त रहते हैं, तब तो हम सभी काम को कर पाते हैं। और ऐसा नहीं होगा तो क्या आप काम कर पाइएगा? हम पढ़ा पाएंगे? आप पढ़ पाइएगा? क्या संभव है? तो याद रखिएगा बच्चों, ऑक्सीजन की जरूरत होगा और ये ऑक्सीजन आपके शरीर में अनेक हिस्सों तक पहुंचेगा कैसे? ब्लड के माध्यम से, क्योंकि ब्लड में क्या होती है? हीमोग्लोबिन। और वो हीमोग्लोबिन के कारण बच्चों आपके शरीर के अनेक हिस्सों और अनेक कोशिकाओं तक जाने का कार्य करेगा बच्चों। ये भी बात आप सभी बच्चे समझे। चौथा नंबर है बच्चों कोशिकीय शोषण की बात करेंगे। क्या होता? कोशिकाओं में ऑक्सीजन से ऊर्जा उत्पन्न होती। बात तो सही है, ऑक्सीजन से क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो खून में घुलकर वापस फेफड़ों तक यानी बच्चों लाई जाती है बच्चों। बनेगा फिर फेफड़ों जाएगा, फेफड़ों में क्या करेगा? फिर बच्चों क्या करेगा? वहां वापस होता है, फिर क्या होगा बच्चों? वो शुद्ध करके फिर आगे की बात करेगा बच्चों। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आया या नहीं आया बच्चों? तो आप सभी बच्चे ये बात याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। उनके बाद हम लोग जानेंगे बच्चों, उनके बाद हम लोग जानेंगे पांचवा पॉइंट बच्चों, सांस को छोड़ना। हम लोग तो जाने बच्चों लिए, कैसे लिए। अब हम लोग त्याग करेंगे। श्वास का त्याग करिएगा कि नहीं करिएगा बच्चों? और त्याग कैसे होगा इस बात को भी समझिए, कैसे त्यागा जाता है बच्चों। उस त्यागने की बात करें बच्चों तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, जब डायफ्राम ऊपरी यानी ऊपर की ओर उठ जाता है, जब डायफ्राम ऊपर की ओर उठेगा बच्चों और छाती का आकार छोटा हो जाएगा। पहले छाती का आकार बढ़ था बच्चों, क्या बढ़ गया था? अब छाती का आकार क्या होगा? जब रिलीज करेगा तो छाती का आकार क्या हो जाएगा? बढ़ना, छोटा हो जाएगा। और इससे फेफड़ों में दबाव बढ़ जाता। पहले फेफड़ों में दबाव क्या होता था? कम होता था। अब फेफड़ों में दबाव क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिली हवा बाहर निकल जाती है। अब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड हवा क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा बच्चों। इन सभी को एक साथ कैसे समझेंगे बच्चों? समझिएगा, एक पॉइंट में हम समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। ये याद रखना, एक साथ कैसे समझा जाए इसको समझिएगा आसान भाषा में बच्चों। कैसे कहां से गुजरता है जरा समझना बच्चों। आप सभी बच्चे इसको नोट में लिख सकते हैं बच्चों, नोट में लिख सकते हैं। आइए हम लोग बात करें बच्चों, सांस लेने पर हवा फेफड़ों में जाती है। पहला एल्वियोलो यानी बच्चों एल्वियोली, जो एल्वियोली होता है बच्चों याद रखना, एल्वियोली में ये क्या होता है बच्चों? में गैसों का आदान प्रदान होता है। जो एल्वियोली होता है उसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। उनके बाद बच्चों खून ऑक्सीजन कोशिकाओं तक ले जाता है। जो खून होता है वो ऑक्सीजन को कहाँ तक? कोशिका तक ले जाता है। उनके बाद बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड वापस फेफड़ों में आती है। उनके बाद हम इसे क्या करते हैं? बाहर छोड़ते हैं। क्या ये बात सभी को समझ में आया? फिर सुनिएगा, सांस लेने पर हवा फेफड़ों में जाती है, एल्वियोली में गैसों का आदान प्रदान होता है। उनके बाद बच्चों खून ऑक्सीजन कोशिका तक ले जाता है, ऑक्सीजन को कोशिका तक ले जाएगा और CO2 वापस फेफड़ों में आती है और हम इसे याद रखना बाहर छोड़ने का भी काम करते बच्चों। क्या ये बात सभी को समझ में आया? नहीं पूरा याद हो तो इतना बात को आप याद रखेंगे सभी बच्चे। अब आइए, अब हम लोग बात करेंगे बच्चों, क्वेश्चन आंसर पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? क्वेश्चन आंसर पर बात करेंगे और सभी बच्चों को क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा कर देते हैं। आइए थोड़ा सा हम क्वेश्चन आंसर पर भी बात कर लेते हैं बच्चों। पूछेगा सबसे पहला आपके बोर्ड एग्जाम में, किण्वन क्या होता? क्या पूछेगा बच्चों? किण्वन क्या होता है? आइए हम लोग एक एक करके वही क्वेश्चन पर बात करेंगे बच्चों जो बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ये आपको पहले हम इनके बारे में बच्चों कि थ्योरिकल पोर्शन समझा दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, सभी बातों को एक एक करके जाने बच्चों। अब हमें बात करना है बच्चे क्या कि किण्वन के बारे में, किण्वन के बारे में भी तो जाने, वायवीय शोषण के अंदर जाने बच्चों कि जिनमें ऑक्सीजन उपस्थित ना हो, यानी ऑक्सीजन के बिना ही याद रखें ऊर्जा बनाने का काम करता है। आइए इनको समझते हैं बच्चों। किण्वन वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी जो ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बिना O2 के टूटकर याद रखना बच्चों एल्कोहल और याद रखना लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा बनाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते? किण्वन कहते। क्या कहते बच्चों? किण्वन कहते। क्या ये बात सभी को समझ में आया? ये बिना बच्चों ऑक्सीजन के अनुपस्थित के होगा, ऑक्सीजन इनके अंदर नहीं होगा बच्चों।
अब दूसरा नंबर की बात करें, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, वो है बच्चों ये रहा, श्वसन अंग क्यों आवश्यक है? हमारे शरीर में श्वसन अंग क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी पड़ जाएगा श्वसन अंग का बच्चों? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि श्वसन अंग क्यों जरूरी है, जरा समझिएगा बच्चों। श्वसन अंग नहीं होगा तो फिर हम लोग कैसे काम कर पाएंगे, भोजन को कैसे, एनर्जी कैसे ले पाएंगे? ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने तथा ऊर्जा उत्पादन को संभव बनाने के लिए श्वसन अंग आवश्यक होते हैं। यदि श्वसन अंग नहीं होगा तो क्या ऊर्जा मिल पाएगा, क्या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ पाएगा, क्या हमारे शरीर में ऑक्सीजन जा पाएगा? क्या संभव ही नहीं है। और इसलिए बच्चों याद रखें, इन सभी चीजों का होना जरूरी है। क्या ये बात समझे या नहीं समझे? सभी बच्चे समझ गए होंगे बच्चे, आशा करते हैं। आइए, उनके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों कि शोषण की परिभाषा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एक छोटा सा शोषण की परिभाषा हम लोग बात कर लेते हैं, डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। शोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है बच्चों। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि शोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव शोषण को ग्रहण करता है, ऑक्सीजन को लेता है, ऑक्सीजन को यानी बच्चों ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करता है, तथा कोशिकाओं में ग्लूकोज के टूटने से ऊर्जा प्राप्त करता है। और जैसे कोशिकाओं में ग्लूकोज के टूटने से क्या मिल जाएगा बच्चों? ऊर्जा। और वो किनके प्रेजेंस में, किसके उपस्थिति में? तो कहेंगे ऑक्सीजन के उपस्थिति में। ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहेगा तो ये संभव है मेरे प्यारे बच्चे? नहीं है संभव, कुछ भी संभव नहीं है बच्चों, याद रखिएगा। उनके बाद हम लोग बात करें कि ग्लूकोज के अधिकांश या अपूर्ण ऑक्सीकरण से किन किन यौगिकों का निर्माण होता है। जो ग्लूकोज का हिस्सा है बच्चे, याद रखिएगा, C6H12O6 की बात करें तो याद रखना ग्लूकोज के आंशिक अपूर्ण ऑक्सीकरण से किन किन यौगिकों का निर्माण होता, जरा समझना बच्चों। ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से याद रखना इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ सूक्ष्म जीवों में विभिन्न कार्बनिक अम्ल बनते हैं। तो आप याद रखना बच्चों किन किन यौगिकों का निर्माण हुआ। तो पहला इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ याद रखें सूक्ष्म जीवों में विभिन्न कार्बनिक अम्ल बनते हैं बच्चों, याद रखना। तो ये बात समझे या नहीं समझे सभी बच्चे? समझे या नहीं समझे सभी बच्चे बताइए। चलिए, तो ये बात याद रखना, किन किन यौगिकों का निर्माण हुआ, तो पूछेगा किन किन यौगिकों का निर्माण होता है, तो ये बात सभी बच्चे याद रखेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं, लंबे समय तक लगातार दौड़ने से व्यक्ति की मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है। आप सभी बच्चों को भी मालूम होगा, जब लंबे समय तक कोई व्यक्ति दौड़ता है तो याद रखिएगा मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है। ये बात तो आप लोग जानते होंगे, आप सभी बच्चे देखे होंगे, समझे होंगे, आप लोग भी रनिंग किए होंगे तो पता होगा बच्चों क्यों होता ये बात समझिएगा। कहता है तेज और लंबे समय तक दौड़ने से मांसपेशियों में ऑक्सीजन कम पहुंचती है जिससे लैक्टिक अम्ल बनता है और वही दर्द का कारण बनता है बच्चों। याद रखना, जब हम लोग दौड़ते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा चाहिए और उनमें कमी होने के कारण बच्चों लैक्टिक अम्ल बनता है और यही बच्चों याद रखिएगा दर्द का कारण बनता है। यही क्या होता है? दर्द का कारण बनता। समझे या नहीं समझे? समझे या नहीं समझे बच्चों? अब बात करेंगे बच्चों, क्या अब आपको अंतर पूछेगा मेरे प्यारे बच्चे। ये अंतर भी कई बार पूछा गया है, इनके बारे में भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, समझिएगा। वायवीय और अवायवीय शोषण के बीच अंतर, जब आपको डेफिनेशन पता है वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण का, तो फिर दिक्कत किस बात का होगा? होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, पर फिर भी आइए इस क्वेश्चन को समझिए मेरे प्यारे बच्चे।
कहा था वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण की बात करें तो पहला समझिएगा क्या होता, पहला नंबर में वायवीय शोषण के अंदर या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। दूसरा अवायवीय शोषण की बात करें या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता, बिल्कुल सही बात है बच्चों। और दूसरा पॉइंट है बच्चों ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और इसमें याद रखना बच्चों ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। इसमें बच्चों पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, उनमें आंशिक ऑक्सीकरण की बात करेंगे। और याद रखना बच्चों तीसरा अधिक ऊर्जा एटीपी प्राप्त होता है, और इसमें याद रखना तीसरा नंबर में कम ऊर्जा 2 एटीपी प्राप्त होता है बच्चों। उनके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों चौथा नंबर अंतिम उत्पाद इसका CO2 और H2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 होता जल होता है, और इसका अंतिम उत्पाद जो होता है बच्चों लैक्टिक अम्ल या एल्कोहल प्लस CO2 होता, किसका, अवायवीय शोषण का, और ये वायवीय शोषण का। और पांचवा यह मनुष्य पशु अधिकांश जीवों में होता, मगर ये कहाँ होगा, यह बच्चों पांचवा नंबर यह कुछ सूक्ष्म जीवों तथा थकान यानी थकान के समय मनुष्य की मांसपेशियों में होती है। तो ये बात अवायवीय शोषण था मेरे प्यारे बच्चे, और ये याद रखिएगा वायवीय शोषण था। ये अंतर बच्चों पूछा जा सकता है, तो सभी बच्चे इस अंतर को याद रखेंगे। अब आइए अब हम लोग बात करेंगे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते। ये रहा आपके सामने में बच्चों अत्यधिक व्यायाम, नाम सुने होंगे बच्चों, के दौरान खिलाड़ी के शरीर में थकान क्यों होती है बच्चों, बताइए क्यों होती है थकान बच्चों। इसके कारण अत्यधिक व्यायाम के समय खिलाड़ी के मांसपेशियों में बहुत ज्यादा ऊर्जा और ऑक्सीजन चाहिए होती। जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमें क्या चाहिए, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता, अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता, और ये ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बच्चों। यानी लेकिन तेज गति यानी गतिविधि के कारण मांसपेशियों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है बच्चों। जब हम लोग वर्क कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उस समय अधिक चाहिए, और वो याद रखिएगा अधिक नहीं पहुंच पाती है बच्चों। और याद रखना इसी के कारण बच्चों थकान देखने को मिलती है। मगर जब ऑक्सीजन कम मिलती तो मांसपेशियों अवायवीय शोषण करने लगती है। बात तो सही है, जब हमारे शरीर बहुत ज्यादा थक जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, और एक्सरसाइज करेंगे तो वहां वायवीय शोषण के बदला क्या होने लगेगा, अवायवीय शोषण होने लगेगा। और इस कंडीशन में बच्चों इसमें लैक्टिक अम्ल बनता है, और तब तो जाके कारण है, यही तो कारण है जो आपके मांसपेशियों में दर्द होना चालू हो जाएगा, थकान जैसा होना चालू हो जाएगा बच्चों। और यही कारण है जो, तो आप कहिएगा शुरू में तो वायवीय दिखा, बाद में अवायवीय हो गया, और अवायवीय में लैक्टिक एसिड बनता है, जिसके कारण थकान महसूस होता है बच्चों, याद रखना। उनके बाद हम लोग बात करें बच्चों सेम क्वेश्चन, कुछ अलग नहीं है बच्चों, एक ही बात है। इनमें हम लोग वायवीय और अवायवीय का तो बात हम लोग कर लिए बच्चों, तो वही सेम चीज है, कोई अलग नहीं है बच्चों, 2 बार इसमें आ गया है। आइए उनके बाद हम लोग बात करेंगे अब आपके बिहार क्लास 10th बायोलॉजी, जो याद रखना बच्चों रेस्पिरेशन यानी श्वसन से जो विविध ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक एक करके हम लोग आइए बात करने का काम करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। आइए पहला जो आपके सामने बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो विविया है, उसका शोषण किससे संबंधित होती है, क्या ऊर्जा उत्पादन से या भोजन निर्माण से, उत्सर्जन से या संवेदन से, किससे संबंधित होती है बच्चों। तो आप सबको मालूम होगा ये संबंधित होता है बच्चों किससे, ऊर्जा उत्पादन से। ए ऑप्शन बिल्कुल इनका क्या हो जाएगा बच्चों, ऊर्जा उत्पादन से। जो ऊर्जा ग्लूकोज बच्चों टूटता है, और वो याद रखना ऑक्सीजन की उपस्थिति में उनके परिणाम स्वरूप बच्चों जो ऊर्जा बनता है, याद रखना शोषण से संबंधित होता है, याद रखना। दूसरा बच्चों हम लोग बात करेंगे क्या शोषण में कौन गैस यानी कौन से गैस ली जाती है बच्चों, गैस होगा बच्चों, तो कौन सा गैस होगा, क्या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्या O2 होगा, N2 होगा या H2 होगा। तो आपको ये बात तो सबको मालूम होगा, ये क्या होगा, O2 यानी ऑक्सीजन की बात करेंगे बच्चों। अगला है पॉइंट बच्चों जो विविया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शोषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं। याद रखिएगा कौन से गैस को हम लोग बाहर निकालने का काम करते हैं, ये डिटेल से बताए बच्चों। क्या होता, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, O2 होगा, H2 होगा और HE होगा। तो आप सबको मालूम होगा बच्चों ऑक्सीजन तो हम लोग लेने का काम करते हैं, बल्कि याद रखना छोड़ने का काम कौन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं बच्चों। उनके बाद हम लोग बात करें बच्चों क्या वायवीय शोषण कहाँ होता है, आपको पूछा जाएगा वायवीय शोषण कहाँ होगा।
ये बात आपसे पूछा जाएगा। हम आपको बताएं, एक होता है पहला एग्जाम्पल आपके सामने बच्चों, क्या दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा बच्चों साइटोप्लाज्म, तीसरा क्लोरोप्लास्ट और नाभिका बच्चों। ये नाभिका केंद्रक होता है। क्लोरोप्लास्ट पौधा के अंदर पाया जाता है, ये प्लांट के अंदर पाया जाएगा बच्चों। किसके अंदर, ये याद रखना बच्चों, पौधा के अंदर पाया जाता। और याद रखना ये पौधा के अंदर क्लोरोफिल के रूप में काम करता, जो हरा भरा दिखता है बच्चों। और साइटोप्लाज्म हम लोगों के अंदर भी पाया जाएगा कोशिका द्रव के रूप में। और माइटोकॉन्ड्रिया, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं बच्चों, याद रखना, पावर हाउस ऑफ कोशिका के रूप में हम लोग जानते हैं। उनके बाद हम लोग जानेंगे बच्चों वायवीय शोषण में क्या आवश्यक है, वायवीय शोषण के अंदर क्या होना जरूरी है बच्चों। तो आपको मालूम है वायवीय शोषण के अंदर ऑक्सीजन होना जरूरी है और वायवीय के अंदर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है बच्चों। तो याद रखना बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जो भी बच्चे ऑक्सीजन की बात करें उन सभी बच्चों का राइट आंसर है बच्चों। उनके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों वायवीय शोषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है। हम आपको लास्ट में बताएं वायवीय शोषण का जो अंतिम उत्पाद होता है, जो अंतिम निर्णय होता है वो क्या होगा, क्या CO2 प्लस H2 प्लस ऊर्जा होगा, एल्कोहल होगा, लैक्टिक अम्ल होगा, O2 होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, CO2 प्लस H2 प्लस ऊर्जा। मगर याद रखना है एल्कोहल, लैक्टिक अम्ल और याद रखना बच्चों ये दोनों कहाँ याद रखिएगा, ये अवायवीय शोषण के अंदर होगा बच्चों। किसके अंदर होगा, अवायवीय शोषण के अंदर होगा। तो याद रखना बच्चों ये उत्पाद वायवीय शोषण का क्या होगा, याद रखना कुछ और नहीं बल्कि ये क्या होगा बच्चों, यहाँ हम लिख सकते हैं बच्चों किसके बारे में, अवायवीय शोषण। क्या होगा, अवायवीय शोषण की बात करेंगे बच्चों। किसकी बात करेंगे, अवायवीय शोषण के अंदर देखने को मिलेगा बच्चों, याद रखना। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे क्या है, अवायवीय शोषण किसकी अनुपस्थिति में होता है, यानी अवायवीय शोषण कौन से नहीं होगा तब होगा मेरे प्यारे बच्चे। क्या क्लोरोफिल होगा, कार्बन होगा, पानी होगा, ऑक्सीजन होगा। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बच्चों, याद रखेंगे। उनके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों, उनके बाद अवायवीय शोषण किस में होता है। तो आप सबको मालूम होगा बच्चों, क्या ईस्ट के अंदर होगा, मक्खी के अंदर होगा, मच्छर के अंदर होगा, गाय के अंदर। तो याद रखना बच्चों ये अवायवीय शोषण होगा ईस्ट के अंदर। किसके अंदर होगा, ईस्ट के अंदर होगा मेरे प्यारे बच्चे। उनके बाद हम लोग बात करेंगे मांसपेशियों में। याद रखिएगा जब हम एक्सरसाइज के समय कौन बनता है बच्चों, एक्सरसाइज के समय याद रखिएगा जो मांसली पार्ट में थकान होता है, जो हम थक जाते हैं, क्या हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है, तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, उनके कारण क्या बन जाता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है मेरे प्यारे बच्चे। क्या बन जाता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है। उनके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों कि मांसपेशियों में जब हम लोग व्यायाम करते हैं तो उस समय जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं कि समय कौन बनता है, तो याद रखिएगा लैक्टिक, ये तो हम लोग बात कर लिए बच्चों, लैक्टिक अम्ल याद रखना। अच्छा हाँ लैक्टिक अम्ल बच्चों याद रखिएगा। उनके बाद हम लोग बात करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन था आप लोगों का बच्चों, और इस चैप्टर का ये इस पॉइंट का जो शोषण है बच्चों, पोषण भी पहले हम लोग पहला लेक्चर में देखे, दूसरा लेक्चर में शोषण देखे, और इसके अंतर्गत बच्चों हम लोग क्या किए, थियोरिकल भी पोर्शन कर लिए, ऑब्जेक्टिव भी कर लिए, सब्जेक्टिव भी कर लिए। वही क्वेश्चन किए बच्चों जो बिहार बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूछे जाते हैं। तो आप सभी बच्चे इस पूरे लेक्चर को बेहतरीन ढंग से देखे होंगे बच्चों, सभी बच्चे देखेंगे और अपना अपना बच्चों राय कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए।